हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हियर पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसा कि हम सबको पता है कि हमने एमपीएससी 1 की जो बुक है, जो कि हमारा है भारत और विश्व, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इस बुक का 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर जो है आप मेरी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम तीसरे चैप्टर की बात करेंगे, जो कि है भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य और उसके निर्धारक तत्व। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। आज हम देखेंगे कि भारत की जो विदेश नीति है उसके निर्माण के उद्देश्य क्या है, क्यों भारत की विदेश नीति बनाई जाती है और इस नीति के निर्माण के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। किसी भी राष्ट्र की वैदेशिक नीति के निर्माण में उस राष्ट्र की राष्ट्रीय संस्कृति, इतिहास, राजनीतिक व्यवस्था, राज्य में रहने वाले नागरिकों का व्यवहार, रहन सहन और परिवेश, राज्य की प्राकृतिक सीमा व संसाधन, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का योगदान होता है। तो ये जो सारी चीज़ें बताई है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो तत्व हैं, वो किसी भी राष्ट्र की जो वैदेशिक नीति होती है उसके निर्माण में जो है योगदान देती है। इसी प्रकार भारत की वैदेशिक नीति के निर्माण में यहाँ की जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, इसके अलावा परंपरागत मूल्यों के जो आधार हैं, इन्होंने आज़ादी के बाद अपनी वैदेशिक नीति का निर्माण किया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत ने अपनी विदेश नीति किन किन तत्वों के आधार पर विदेश नीति का निर्माण किया, वो है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, इसके अलावा जो परंपरागत हमारे मूल्य थे, इनके आधार पर जो है अपनी विदेश नीति का निर्माण किया, जिसके कुछ उद्देश्य थे और कुछ लक्ष्य थे। अब हम जानेंगे कि जो भारत की विदेश नीति है, इसके निर्माण के उद्देश्य क्या था। ठीक है, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो काम करने से पहले हमारा कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं होता। तो कोई भी काम करने से पहले जैसे कोई उद्देश्य होता है, वैसे ही भारत की या फिर किसी राष्ट्र की विदेश नीति के निर्माण से पहले भी कुछ उद्देश्य और लक्ष्य जो है निर्धारित किए जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही भारत के नेताओं ने भारत की वैदेशिक नीति का सिद्धांत और उद्देश्य निश्चित कर लिए थे और स्वतंत्रता के बाद वैदेशिक नीति के अंतर्गत जो हमारे नेतागण थे, उन्होंने आज़ादी से पहले ही विदेश नीति निर्माण से रिलेटेड जो उद्देश्य और लक्ष्य थे वो निर्धारित कर लिए थे। और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद अपना जो विदेश नीति है, विदेश नीति के अंतर्गत जो हमने सिद्धांत और लक्ष्य जो तय किए थे, उसी के आधार पर जो है विदेश नीति बनाया गया। भारत की वैदेशिक नीति का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता। भारत की जो वैदेशिक नीति है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य था जो हमारे राष्ट्रीय हित है, इसकी रक्षा के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और बाह्य सुरक्षा में वृद्धि करना था। भारत लंबे समय से पराधीनता का जीवन जीने और औपनिवेशिक शासन के द्वारा शोषित होने के बाद, जैसे हम सबको पता है कि आज़ादी से पहले हम सब मतलब जो भारत था वो ब्रिटिशर्स का गुलाम था, ब्रिटिशर्स का यहाँ पर राज चलता था। ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारतीयों पर जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया। तो जो भारत है, इसी शोषण से जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो इस लंबे टाइम पीरियड में जो है अपना, जब वो पराधीन था, उसी टाइम पीरियड के दौरान औपनिवेशिक या फिर हम कह सकते हैं जो साम्राज्यवाद है, इसका क्या नुकसान होता है, ठीक है, इसके बारे में जो है उनको सारी चीज़ें पता चल चुकी थी, इनको एक्सपीरियंस हो गया था। इसीलिए जब भारत आज़ाद हुआ तब उसके समक्ष बहुत सारी समस्या थी कि जो अपनी स्वतंत्रता है, जो हमें स्वतंत्रता मिली है, इसको कैसे कायम रखा जाए।
या फिर विदेशी के साथ अपने अस्तित्व के संबंध में, मतलब जो विदेशी है उनसे जो है अपने अस्तित्व को किस प्रकार से बचा के रखा जाए, उनसे संबंध स्थापित करने से पहले कहीं कोई समझौता तो नहीं करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है उनको सोचना पड़ा हमारे नेताओं को, उनके सामने जो है ये सारी प्रॉब्लम्स थी। किसी भी राष्ट्र को ये अवसर ना दे कि वह राष्ट्र उसके आंतरिक और बाह्य व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करे। जो हमारे नेतागण थे उनको ये समस्या थी कि कहीं कोई अन्य देश जो है फिर से भारत में ना आ जाए और आकर भारत के जो आंतरिक व्यवस्था है इस पर जो है हस्तक्षेप ना करने लगे। भारत की वैदेशिक नीति राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के साथ साथ विश्व स्तर पर संयुक्त रूप से दूसरे राष्ट्र के साथ मिलकर अन्य राष्ट्र की सुरक्षा को भी अपने आप में समेट लेता है। जो भारत की विदेश नीति है वो क्या करता है, सिर्फ अपने राष्ट्र की सुरक्षा को ही बनाए नहीं रखना चाहता, इसके अलावा विश्व के जो विभिन्न देश थे उनके साथ मिलकर जो है आस पड़ोस के जितने भी देश हैं उनके साथ मिलकर काम करना, इसके अलावा जो राष्ट्र उस टाइम पे पराधीन थे उनको जो है स्वतंत्रता दिलाना, ठीक है, और उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना, ये विदेश नीति में जो है समेट लिया था। या फिर हम ये कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति का मूल तत्व ये नहीं कि ये केवल अपने राष्ट्र की रक्षा करे और दूसरे राष्ट्र को असुरक्षित रहने के लिए जो है बाध्य छोड़ दे। भारत की हमेशा ये नीति नहीं रही है कि यह विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ सहयोगात्मक भावना के आधार पर मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करे। जो भारत है वो स्टार्टिंग से ही विश्व के जो अन्य देश है सभी देशों के साथ जो है मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था और खासकर जो इसके पड़ोसी राज्य है इनके साथ जो है मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित करके सहयोगात्मक भावना का विकास करके और प्रेमपूर्ण जो है आचरण, मतलब इनके साथ जो है अच्छे से व्यवहार करके विश्व में जो है शांति स्थापित करने के हक में था। अगर हम संक्षेप में बात करें तो भारत की वैदेशिक नीति का मूल तत्व जहाँ एक तरफ सहयोग, मित्रता और प्रेम के बंधन पर टिका है, वहीं दूसरी तरफ वैदेशिक नीति के अंतर्गत यह विश्व शांति को स्थापित करने की कोशिश करता है। भारत लंबे समय तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो है अंग रहा और 1947 को आज़ाद हुआ। पहले ही साम्राज्यवाद के कलंक को इस दुनिया से ही समाप्त करने का मतलब जो भारत है उसने अपनी स्वतंत्रता से पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि ये जो साम्राज्यवाद है ये या फिर उपनिवेशवाद है ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे जो है किसी भी देश का भला नहीं होता है, इससे जो है लोगों का, उस देश के लोगों का जो जिन पर जो है राज किया जा रहा है वो देश, उस देश का जो है शोषण होता है और ये साम्राज्यवाद का जो कलंक है इसको जो है दुनिया में नहीं रहना चाहिए, इसका जो है समापन होना चाहिए। तो ये जो उद्देश्य है भारत ने अपनी स्वतंत्रता से पहले ही बना लिया था और स्वतंत्रता के बाद इस कलंक को दूर करने के लिए ही प्रयत्नशील रहा। इसीलिए भारत की वैदेशिक नीति के मूल तत्व के रूप में रंगवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की समाप्ति का लक्ष्य रहा। भारत की वैदेशिक नीति के अंतर्गत ये तत्व निहित रहा है कि वह राष्ट्रों की संप्रभुता, अखंडता और स्वतंत्रता का सम्मान करे। जो भारत की विदेश नीति है इसमें ये तत्व तो रहा ही है कि सभी राष्ट्रों की जो संप्रभुता है, अखंडता है और स्वतंत्रता है इसका वो सम्मान करेगा। इसके अलावा सभी राष्ट्रों की समान अधिकार की प्राप्ति में जो है सहयोग देगा और बिना किसी भेदभाव किए सभी राष्ट्रों को जो है समान अधिकार की श्रेणी में जो है प्रतिष्ठित करेगा। भारत की वैदेशिक नीति का मूल उद्देश्य यह रहा है कि पराधीन राष्ट्रों को स्वतंत्र किया जाए, आर्थिक क्षेत्र में उन्हें सहयोग देकर विकास के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाए। इसीलिए भारतीय वैदेशिक नीति औद्योगिक क्षेत्र में विकसित विभिन्न राष्ट्रों के साथ जो है मधुर संबंध स्थापित कर रही है। भारतीय वैदेशिक नीति का उद्देश्य और लक्ष्य विदेशी सहयोग के द्वारा अपने ही राष्ट्र की उन्नति और खुद ही संपन्नता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जो नव स्वतंत्र राष्ट्र है उनका भी आर्थिक विकास और गरीबी से मुक्ति दिलाना तथा न्याय संगत आर्थिक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना भी रहा है।
तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। जो बाकी का थोड़ा जो पार्ट रह रहा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हियर पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, हमने जो है MPSC 1 जो कि भारत और विश्व, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इग्नू MA पॉलिटिकल साइंस से जो बच्चे कर रहे हैं सेकेंड ईयर के, ये बुक उनके लिए है, ये टॉपिक उनका है। इस बुक के 2 चैप्टर मैंने आपके कवर करवा दिया है। ये हमारा तीसरा चैप्टर है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है, मतलब पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, जिस पे मैंने आपको भारतीय विदेश नीति के जो लक्ष्य है या फिर जो उद्देश्य है, इसको बताया था। आज हम इसके जो निर्धारक तत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाकर जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व। भारत एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश है। आज हम जो भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि भारत का जो प्राकृतिक परिवेश है वो, उसने जो है कहाँ तक भारतीय विदेश नीति का जो निर्धारक तत्व है या फिर जो भारतीय विदेश नीति है इसके निर्माण में किस प्रकार से अपना योगदान दिया है। ठीक है, तो जो भारत है वो एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश है। इसका क्षेत्रफल 30 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो है 7वें नंबर पर जो है भारत आता है। उत्तर में इसकी सीमा हिमालय पर्वत से मिलती है। इसके अलावा भारत की 15,000 किलोमीटर की थल सीमा, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में भूटान, चीन, ये चीन है, नेपाल तथा पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जुड़ी हुई है। अफ़गानिस्तान और पूर्व सोवियत संघ जम्मू कश्मीर की पहाड़ी इलाके से जो है बहुत निकट है। इन पड़ोसी राज्यों के साथ मधुर संबंध स्थापित करना और मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना भारत की पुरातन संस्कृति परंपरा है। जो भारत है ये पुराने टाइम से ही जो है अपने आस पड़ोस के जो देश है इनके साथ जो है मधुर संबंध स्थापित किए हुए हैं, इनसे जो है मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है। भारत का दक्षिणी भाग तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। हिंद महासागर से घिरा भारत का तीनों तट 7,500 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इन तटों पर जो है बहुत सारे बंदरगाह बने हुए हैं। पूर्वी तट पूर्वी एशिया के देशों के साथ संबंध स्थापित करता है। जो पश्चिमी तट है वो अफ्रीका और अन्य देशों के साथ जो है संबंध स्थापित करता है। प्राचीन काल में इन समुद्री तटों के कारण जो भारतीय राजा महाराजा है वो सुरक्षित रहे थे, क्योंकि इन समुद्री तटों को पार करके भारत पर आक्रमण करना जो है इजी नहीं था। उस टाइम पर जो है टेक्निक इतनी नहीं थी। ठीक है, जिस वजह से जो ये प्राकृतिक सुरक्षा कवच है हमारे, जो हमारे हिमालय या फिर जो समुद्र है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों ने जो है भारत की रक्षा की थी बाहरी आक्रमण से। तो भारत की सुरक्षा को धक्का पहुंचाना उस टाइम के लिए जो है बहुत कठिन काम था। भारत की विशाल तट सीमा भारत को शक्ति संपन्न नौसेना रखने का जो है अवसर प्रदान करती है। साथ ही साथ इन क्षेत्रों में विदेशी नौसेना के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए जो है प्रेरणा प्रदान करती है। आज तक भारत में जितने भी आक्रमण हुए हैं वे सभी उत्तर और पश्चिम से ही हुए हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उत्तर में चीन और पाकिस्तान से जो है क्या हुआ, भारत पर आक्रमण हुआ, और इन आक्रमणों से भारत में भले ही जान माल की जो है क्षति नहीं हुई, पर इससे ये साफ हो गया कि भारत को अपने उत्तर पश्चिम के जो पड़ोसी राज्य हैं या फिर उनसे जो है चौकन्ना रहना चाहिए। भारत अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने को इच्छुक रहा है
भारत ने जो है कभी भी किसी भी देश के साथ जो है युद्ध के लिए पहल नहीं की है, हमेशा उसने मित्रता के लिए ही अपना हाथ बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान वार्ता के माध्यम से जो है भारत करना चाहता है। भारत का शताब्दियों से पश्चिम से एशिया के ईरान और अफ़गानिस्तान, जो भारत है इसका जो है काफ़ी पुराने टाइम से ही जो है ईरान और अफ़गानिस्तान से जो है मधुर संबंध रहे हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया, जापान, म्यांमार और वियतनाम तथा मलेशिया देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित किया है। टोटल मिला के ये है, भारत के आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं, भारत की परंपरा ये रही है कि भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ जो है मित्रतापूर्व व्यवहार किया है और उनके सामने जो है मित्रता का हाथ बढ़ाया है। इन देशों के साथ प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध भी भारत का जो है रहा है। आधुनिक युग में वैज्ञानिक प्रगति ने इन सुरक्षा की जो सीमाएं हैं, ठीक है, जो आजकल का टाइम है जब हमको पता है बहुत सारी टेक्नोलॉजी, हथियार वगैरह जो है जो विकसित देश है उन्होंने जो है बना लिए हैं, तो इन टेक्निक जो ये टेक्नोलॉजी है इनके आगे जो हमारी प्राकृतिक सुरक्षा कवच है, ठीक है, तो या फिर जो सीमा है इन सारी चीज़ों को नकार दिया है। आज के जो घातक प्रेक्षापास्त्र, वायुयान और विशाल समुद्री बेड़ों के कारण प्राकृतिक जो घेरा अउल्लंघनीय है, इसे आधुनिक युग में आसानी से लांघा जा सकता है। इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से भारत को हमेशा जो है चौकन्ना रहना चाहिए। तो ये तो हमने देखा कि भारत की जो प्राकृतिक परिवेश है इसने किस प्रकार से भारत की जो विदेश नीति है इसके निर्माण में जो है अपना योगदान दिया है, या इसकी जो प्राकृतिक परिवेश है इसकी वजह से जो भारत के नेतागण हैं उन्होंने किस प्रकार से जो है अपनी जो विदेश नीति है उसका जो है निर्माण किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास और परंपरा। अब हम देखेंगे कि जो भारतीय इतिहास और परंपरा है इन्होंने किस प्रकार से भारत की विदेश नीति के निर्माण में अपना योगदान दिया है, या कहाँ तक भारतीय विदेश नीति के निर्माण को जो है प्रभावित किया है। भारत ने अपने ऐतिहासिक परंपराओं से इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक विभिन्न सम्राट विक्रमादित्य ने समुद्रों को लांघकर बाहरी क्षेत्र पर आक्रमण करने और उस पर शासन करने की अभिलाषा जो है कभी भी नहीं की। जो हमारी प्राचीन परंपरा है या फिर राजा महाराजा की अगर हम बात करें तो हमें उनकी स्टोरी से ये पता चलता है कि जो हमारे जितने राजा महाराजा, एक आध को छोड़कर जितने राजा महाराजा हुए हैं उन्होंने कभी भी भारत के बाहर जो है अन्य देशों पर आक्रमण करने का कभी भी नहीं सोचा, उनकी कभी इच्छा नहीं रही है। पर भारत पर विदेशी आक्रमणकारी जैसे हुन, मुगल और शक जाति के राजाओं ने आक्रमण किया, और पर भारत की विशेषता ये रही है कि जो बाहरी आक्रमणकारी है वो यहाँ आए और यहाँ की संस्कृति को अपना लिया। इस कारण भारत एक विशाल महामानव समुद्र बन गया, क्योंकि जितने भी आक्रमण हुए हैं या फिर जितने भी बाहरी देश के लोग भारत में आते हैं, भारत जो है उसको आत्मसात कर लेता है, उसको जो है स्वीकार कर लेता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अधिकांश नेता इंग्लैंड से पढ़कर आए थे और वे उदार शिक्षा, उस टाइम की जो शिक्षा प्रणाली थी उससे परिचित थे, और वे भारत के आदर्शों को भी नहीं भूल पाए थे। जहाँ एक तरफ भारत को लोकतंत्र से प्रेम था, वहीं दूसरी तरफ सबको समान मानते हुए भारत में जो है समाजवाद को अपनाया गया। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति ने न केवल गुट से अलग रहने का ही परामर्श दिया, बल्कि बुराई से लड़ने का आदर्श भी उपस्थित किया, जो कि भारतीय आदर्श का प्रतीक था। इसीलिए भारत ने स्वतंत्रता के बाद भी अपनी विदेश नीति के अंतर्गत इन आदर्शों को अपनाया। भारत के जो नेतागण थे, मोस्टली जो नेता है वो विदेशों से पढ़कर आए थे, इसीलिए उस टाइम की जो शिक्षा प्रणाली थी, जो उदार शिक्षा प्रणाली थी, उस चीज़ से वे
परिचित थे और भारत में भी वे बदलाव करना चाहते थे, पर भारत की जो आदर्श है इसको भी वे नहीं भूले थे। ठीक है, इसके अलावा जो भारत है इसने सबको समान मानते हुए समाजवाद के प्रभाव में जो है आया था। जैसे हमारे नेता थे नेहरू जी, उन पर जो है नेता हमारे जो पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, ठीक है, उन पर भी जो है समाजवाद का जो प्रभाव है उनकी नीतियों में भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो नेहरू जी थे उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। ठीक है, ताकि जो दो महाशक्तियाँ थी उस टाइम पे, अमेरिका और सोवियत संघ, इनसे जो है इन दोनों गुटों से अलग रहा जा सके और इनकी जो कमियां हैं इनको बताकर इनसे जो है आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके। ठीक है, और जो भारत है इसने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी जो अपने आदर्श है उसको नहीं छोड़ा, उन आदर्शों के साथ ही अपनी विदेश नीति का जो है निर्माण किया। इसके अलावा जो भारत है इसने यथार्थ को, ये नहीं कि सिर्फ आदर्शवाद को ही माना, बल्कि जो यथार्थ है, जो रियल में जो घट रहा है, इस चीज़ को भी नहीं नकारा, इस चीज़ को भी समझते हुए जो है भारत ने काम किया। भारतीय दर्शन में यथार्थ के रूप में हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिल जाएंगी। जो हमारा अर्थशास्त्र, मनुस्मृति जो है ये हमें इस बात की प्रेरणा देते हैं कि जो अत्याचार है इसको सहना कायरों का काम है। इसीलिए इसी के चलते जो भारत है इसने 1961 में गोवा अधिकरण, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध और 71 में बांग्लादेश के निर्माण में जो अपनी यथार्थवादी भूमिका है इसको जो है स्पष्ट किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक व्यवस्था। जो भारत की आर्थिक व्यवस्था है इसने किस प्रकार से भारत की विदेश नीति के निर्माण में जो है योगदान दिया है। ठीक है, तो किसी भी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, जैसे कि प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक विकास की ज़रूरत, कच्चे माल की ज़रूरत, ये सारे कुछ ऐसे तत्व है जो किसी भी देश की विदेश नीति के निर्माण में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं तत्वों के आधार पर ही जो कोई राष्ट्र होता है वो अन्य राष्ट्र के साथ अपना संबंध स्थापित करता है, अपनी वैदेशिक नीति का निर्माण करता है। भारत में वैसे तो प्राकृतिक जो संसाधन है वो भरपूर मात्रा में है, जिसके आधार पर जो भारत है वो विश्व के अन्य देशों के साथ जो है अच्छे से संबंध स्थापित कर सकता है और विश्व का जो है संपन्न देश बनने की जो है भारत क्षमता रखता है। पर संसाधन से भरपूर होने के बावजूद भी कुछ ऐसे रीजंस है जिनकी वजह से भारत जो है विकसित देशों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और भारत में गरीबी बहुत हमें देखने को मिलती है। भारत में जो है विशाल मात्रा में जनसंख्या है, ठीक है, जिनको जो है मूलभूत जैसे रोटी कपड़ा मकान, जो मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं मिल पाती। वे वो चीज़ें जो है मूलभूत आवश्यकता की जो चीज़ें हैं उनकी जो है उनको जो है जुटा नहीं पाते। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद विकास संबंधी सामग्री का आयात किया गया, जिसके चलते जो भारत है इसको विदेशों से ऋण लेना पड़ा। इसके अलावा अपनी आर्थिक जो व्यवस्था है इसको सुधारने के लिए भारत ने समाजवादी देश के साथ मित्रता और सद्भावना का व्यवहार करके दोनों गुटों से जो है अपार जो आर्थिक सहायता है उसको प्राप्त किया। नेहरू ने भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिससे भारत का जो राजकोष है इसमें विदेशी मुद्रा या पूंजी का निवेश हुआ और निजी पूंजी आने से जो पूंजीपति थे उनको भी लाभ हुआ। इसके अलावा जो भारत है इसने आज़ादी के बाद भी राष्ट्रमंडल देशों की जो है सदस्यता प्राप्त की, ताकि जो ब्रिटेन है इसके साथ जो है अच्छा संबंध स्थापित हो सके, मित्रतापूर्ण संबंध जो है स्थापित हो सके। ठीक है, और राष्ट्रमंडल देश की जो है सदस्यता प्राप्त करके भारत ने जो है समय समय पर ब्रिटेन से आर्थिक सहायता प्राप्त की। भारत अपनी जो आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक अभाव है इसके कारण सभी देशों के साथ जो है मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करके रखना चाहता है। इसका उद्देश्य अणुबम, जो भारत है इसका उद्देश्य जो है परमाणु जो बम है इसका भय दिखाकर या फिर किसी राष्ट्र को, अपने से छोटे राष्ट्र को भयभीत करके जो है उनसे मदद नहीं लेना चाहता, बल्कि भारत जो है सहयोग और समन्वय के आधार पर जो है अपना विकास करना चाहता है, ना कि लड़ झगड़ कर या फिर युद्ध कर कर। भारत चाहता है कि वो
विश्व में जो असमानता फैली है इसको समाप्त करे और जो विकासशील देश है उनको संपन्नता, वो भी संपन्न हो, उनको संपन्नता की श्रेणी में लाना चाहता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ईयर में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपना जो बुक है MPSC 1 भारत और विश्व, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इग्नू MA पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर की ये जो बुक है, इस बुक का 3rd चैप्टर जो है हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, जो हमारा चैप्टर है वो है भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य और निर्धारक तत्व, जिसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देखिए, उसके बाद ही ये वाली वीडियो देखिएगा। आपको जो चैप्टर है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जो है मेरी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो जो हमने अपना प्रीवियस जो पार्ट था उसमें भारत की विदेश नीति के जो उद्देश्य थे उसको देख लिया था और निर्धारक तत्व के कुछ जो पार्ट्स थे वो देख लिया था। बाकी का बचा जो चैप्टर है वो आज हम देखेंगे। ये हमारा जो है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, देन ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और हम आगे 4th चैप्टर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। आज हम जानेंगे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो नेतृत्व है उसका क्या महत्व है, या विदेश नीति में जो नेतृत्व होता है वो कहाँ तक जो है अपना योगदान देता है। 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में अमेरिका ने भिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया शुरू की और अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अपनी व्यक्तिगत नेतृत्व द्वारा अमेरिकी विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है, क्या हुआ, जो अमेरिका है 20वीं, जैसे ही 20वीं जो सदी है वो स्टार्ट हुआ, वैसे ही जो अमेरिका है उसने जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो देश है, ठीक है, उन देशों में जो है आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। और उस टाइम पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो वुडरो विल्सन थे। उन्होंने अपना नेतृत्व के द्वारा जो है विदेश नीति का निर्माण किया और विदेश नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी प्रकार सोवियत वैदेशिक नीति के निर्माण में जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उनके योगदान को जो है कभी भुलाया नहीं जा सकता। मिखाइल गोर्बाचेव वही थे जिन्होंने सोवियत संघ में ग्लास्तनोस्त और पेरेस्ट्रोइका जो नीति थी इनको अपनाया था, जिससे जो है सोवियत संघ में खुलापन जो है आने लगा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है अपनाई गई थी। भारत के स्वतंत्र होने पर भारत में गणतंत्र की स्थापना की गई और नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको जो है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। नेहरू ने काफ़ी समय तक भारत की विदेश नीति के निर्माण और उनके संचालन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेहरू ने गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर जो है भारत की वैदेशिक नीति का जो है निर्माण किया था। नेहरू जी एक निरंकुश प्रकृति के नहीं थे, इसीलिए वे स्वविवेक और श्रेष्ठता के आधार पर ही कोई निर्णय नहीं लेते थे। वो जो है नेहरू जी थे वो निरंकुश नहीं थे और जो है अपने स्वविवेक से और किसी चीज़ की श्रेष्ठता के ऊपर जो है कोई निर्णय नहीं लेते थे, बल्कि सहयोग और विचार विमर्श के आधार पर ही कोई निर्णय लेते थे। वे अपने समय के एक कुशल, योग्य और सक्षम प्रधानमंत्री भी साबित हुए। अपनी वैदेशिक नीति के अंतर्गत विश्व शांति की स्थापना और युद्ध के वर्जन के लिए निशस्त्रीकरण आदि तत्वों पर विशेष बल देते हुए राष्ट्रों के आपसी विचार विमर्श के आधार पर सहयोगात्मक निर्णय के लिए संकल्पित थे। जो नेहरू जी थे वो क्योंकि एक आदर्शवादी थे, जो गांधी जी है उनकी विचारधाराओं पर चलते थे। ठीक है, तो क्या था कि जो नेहरू जी थे वो जो है विश्व में शांति बनाए रखना चाहते थे। ठीक है, लड़ाई झगड़े से जो है वो दूर रहते थे और किसी भी समस्या का जो सॉल्यूशन है वो विचार विमर्श या फिर सहयोग के द्वारा जो है करना चाहते थे।
पंचशील का सिद्धांत उनकी वैदेशिक नीति में महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। उन्होंने जो पंचशील का सिद्धांत दिया था, जिसका जो है चाइना ने उल्लंघन करते हुए जो है भारत पर जो है आक्रमण कर दिया था, भारत के साथ युद्ध किया था, जिस टाइम पे भारत जो है 1962 में बड़ी बुरी तरीके से हारा था। ठीक है, तो यही जो पंचशील का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को जो है नेहरू जी ने दिया था। ठीक है, तो ये भारत की वैदेशिक नीति में जो है एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। नेहरू की छवि भारतीय राजनीति के अंतर्गत समर्थ और विरोधी दोनों गुटों से परामर्श के आधार पर निर्णय लेने की थी। वे भारतीय राजनीति के एक आदर्श प्रतिमान थे, पर 1964 में नेहरू की जो है मौत हो गई थी। तब भारत का राजनीतिक स्वरूप बदल गया। भारत की प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी है, वो नेहरू जी की बेटी थी, तो जो कि विचारधारा में नेहरू जी के विचारों से बिल्कुल अलग विचार रखती थी। तो जब इंदिरा गांधी जो है भारत के प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने जो है अपनी अलग ही नीति अपनाई, जो कि नेहरू से बिल्कुल विपरीत थी। वह स्वभाव से दृढ़ प्रतिज्ञ, प्रभावशाली और दूरदर्शी प्रधानमंत्री थी। उनके सामने जो है अपने राष्ट्र का हित ही जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसके अलावा जहां नेहरू ने विचार विमर्श करके जो है विदेश नीति के निर्माण को जो है अच्छा समझा, इसके विपरीत जो गांधी जी थी, मतलब जो इंदिरा गांधी जी थी, इन्होंने जो है व्यक्तिगत निर्णय पर जो है विशेष महत्व दिया। वह आदर्शवाद की जगह यथार्थवाद के धरातल पर सोचती थी। उन्होंने यथार्थवाद की नीति का अनुसरण करते हुए भारत को विश्व रंगमंच पर व्यापक सफलता दिलाई थी। सैनिक दृष्टि से भारत को शक्तिशाली भी उन्होंने बनाया। परमाणु अप्रसार संधि को जो है उन्होंने खारिज किया। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न जो है उन्होंने बनाया। चीन और भारत के बीच दोस्ताना माहौल का निर्माण किया और बांग्लादेश की स्वाधीनता का भी समर्थन किया। सोवियत रूस से दोस्ती उन्होंने प्रगाढ़ की। इसके बाद जो है जब अटल बिहारी जी की हम बात करें, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत और अमेरिका के संबंध का नया अध्याय शुरू किया और पाकिस्तान से भी मित्रता की जो है उन्होंने पहल की थी। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको जो है टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है वहाँ रिप्लाई कर दूँगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आंतरिक व्यवस्था की। किसी देश की जो आंतरिक व्यवस्था होती है, वो विदेश नीति के जो है एक निर्धारक तत्व के रूप में जो है कैसे अपना योगदान देती है, इसके बारे में देखते हैं। आंतरिक राजनीतिक प्रवाह का अर्थ होता है देश की जनता के इच्छानुसार शासन की प्रणाली, राजनीतिक दल, दबाव गुट, राजनीतिक संस्कृति और अभिजन की भूमिका राज्य में होना। जो किसी भी देश के अंदर जो जनता है, उनके इच्छा के अनुसार शासन प्रणाली होनी चाहिए। राजनीतिक दल, दबाव गुट या संस्कृति या जो अभिजन वर्ग है, उनकी भूमिका होनी चाहिए। जिस देश में निरंकुश तंत्रीय अथवा फांसीवादी राजनीतिक व्यवस्था होती है अथवा सैनिक शासन जो है परंपरा होती है, उस देश की जो विदेश नीति होती है, वो लोकतंत्र की जो विदेश नीति होती है उससे अलग होती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और विजातीय सभ्यता, संस्कृति और परंपराएं होते हुए भी स्वतंत्र भारत में अनेकता में एकता इसकी विश्व बंधुत्व की भावना का परिचायक है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां विश्व के लगभग सभी देशों की संस्कृति जो है पुष्पित पल्लवित हो रही है। जैसे कि हम सबको पता है कि भारत है, यहाँ पे अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति के लोग रहते हैं। ठीक है, इतने सारे जो है विविधता होने के बाद भी सभी लोग कैसे रहते हैं, आपस में प्रेम के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ का परिचायक है? ये विश्व बंधुत्व की जो भावना है, इसका परिचायक है। यहाँ पर अलग अलग जो संस्कृति, सभ्यता के जो लोग हैं एक साथ रहकर जो है पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। इसके अलावा जो भारत है, इसने अहिंसात्मक क्रांति के द्वारा जो है ब्रिटिश
साम्राज्यवाद से स्वतंत्रता प्राप्त की और भारत के लिए एक गणतंत्र समाजवादी समाज को अपनाया। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है कि जो भारत की आज़ादी के लिए जो है आंदोलन हुए थे और गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने जो है अहिंसात्मक जो है चीज़ों का यूज़ किया था और भारत ने एक गणतंत्र समाजवादी समाज को अपनाया, जिसके अंतर्गत भारत के विभिन्न क्षेत्र, सभ्यता, संस्कृति आदि का प्रतिनिधित्व होता है। भारत की शासन प्रणाली के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था अपनाई गई है जिसमें कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति जो है उत्तरदायी होती है, क्योंकि विधानसभा या विधायिका जनप्रतिनिधित्व की वास्तविक सभा होती है। जो विधायिका होती है वो जनप्रतिनिधि की जो है वास्तविक सभा होती है और यही सभा वास्तविक रूप से शासन की जो बागडोर है वो संभालती है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था जो है संसदीय प्रणाली है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जो कि हमने इंग्लैंड से लिया हुआ है। ठीक है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका जनता के द्वारा निर्वाचित और विधानपालिका में बहुमत लोक दल के नेता के रूप में निर्वाचित प्रधानमंत्री द्वारा संचालित होती है। मतलब जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का जो काम धाम है, ठीक है, मतलब कार्यपालिका का जो संचालन है वो प्रधानमंत्री द्वारा होता है। कार्यपालिका के हाथ में ही संपूर्ण विदेशी विभाग होता है। विदेश मंत्री प्रधानमंत्री के जो नेतृत्व में काम करता है। वैदेशिक क्षेत्र में अपनी नीतियों का निर्धारण, निर्माण और कार्यान्वयन का उसे पूरा अधिकार होता है। पर भारत की कार्यपालिका नियंत्रण मुक्त नहीं होती। जो भारत की कार्यपालिका है उस पर भी नियंत्रण होता है, वो नियंत्रण मुक्त नहीं होती। संसद उसके ऊपर जो है नियंत्रण रखती है, जिस कारण भारत की वैदेशिक नीति प्रभावित होती है। भारत की वैदेशिक नीति को प्रभावित करने वाले तत्वों में संचार के साधन, दबाव समूह, विभिन्न प्रकार के जो संघ है वो, जनमत आदि तत्व कब महत्वपूर्ण नहीं हैं। संचार के साधन में टीवी, रेडियो, समाचार पत्र पत्रिका का भी व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो किसी देश की वैदेशिक नीति के निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुद्रण और मीडिया दोनों के हाथों में वैदेशिक नीति को प्रभावित करने की जो है व्यापक शक्ति होती है, क्योंकि संचार के साधन का प्रभाव जनता पर पड़ता है। जनता समाचार पत्र पढ़ती है, रेडियो सुनती है, टीवी देखती है, जिसका जो है जनता पर जो है व्यापक प्रभाव पड़ता है और जनता का प्रभाव प्रधानमंत्री पर पड़ता है। अगर किसी चीज़ का हमें दुख होता है या फिर किसी चीज़ का जो है सरकार की कोई जो नीति होती है वो हमें पसंद नहीं आती, तो जनता क्या कर सकती है, उसके खिलाफ जो है विद्रोह कर देती है, आवाज़ उठाती है, नारे लगाने लगती है, आंदोलन करने जो है लगती है और जो हमारी सरकार होती है उसको जो है अपनी नीतियों में फिर बदलाव करना पड़ता है। इस प्रकार जो है विदेश की नीति जो है, मतलब किसी भी देश की जो विदेश नीति है वो प्रभावित होती है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय मानसिकता की बात करेंगे कि किसी देश की जो जनता होती है, ठीक है, उनकी मानसिकता पर जो है उस देश की विदेश नीति के निर्माण में कैसा प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और नीतियों पर राष्ट्र के नागरिकों की अंतर्राष्ट्रीय मानसिकता का भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो भारत में रहने वाले लोग भारत की विदेश नीति को गलत समझते हैं और उसके प्रति विरोध करते हैं, तो सरकार को जो है अपनी विदेश नीति को बदलना पड़ेगा। साथ ही साथ कोई घटना भी किसी देश की विदेश नीति के निर्माण में जो है व्यापक भूमिका निभाती है या किसी देश की विदेश नीति को प्रभावित करती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 1919 से 1939 के बीच 2 विश्व युद्ध हुए थे। ठीक है, इन युद्धों के बीच इटली में फांसीवाद का उदय हुआ, जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ और जापान में जो है सैन्यवाद का उदय हुआ और इसने जो है विश्व के बहुत से देशों की जो है वैदेशिक नीति को प्रभावित किया था। दूसरे विश्व युद्ध के पूर्व से ही सोवियत रूस के प्रति जो अमेरिका है,
इसकी विदेश नीति जो है एक समान थी, पर निक्सन के समय पर इस नीति में जो है व्यापक परिवर्तन हो गया। जर्मनी, इटली, स्पेन और जापान में निरंकुश तंत्र के उदय ने बहुत से राष्ट्र की जो वैदेशिक नीति है इसको प्रभावित किया। उसी प्रकार से 1931 में जब जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण करके उसे जीत लिया, तब क्या हुआ, तब जापान ने अमेरिका और सोवियत संघ की वैदेशिक नीति के मार्ग में एक रुकावट उत्पन्न कर दी, जिसके चलते अमेरिका और सोवियत रूस दोनों को जो है अपनी वैदेशिक नीति में बदलाव लाना पड़ा। अमेरिका द्वारा दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु अस्त्रों के प्रयोग और उसके परमाणु शक्ति संपन्न होने के भय से पूर्वी यूरोप के बहुत से देश अपनी वैदेशिक नीति में बदलाव कर सोवियत संघ की छत्र छाया में चले गए। जब अमेरिका एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया तो जिससे जो है इनके आसपास के जितने राष्ट्र थे वो सभी डर गए, तो उन्होंने क्या किया, जो है सोवियत संघ की छत्र छाया में चले गए और अपनी देश की जो वैदेशिक नीति है इसमें बदलाव किया। ठीक है, और अपने राज्य में समाजवादी व्यवस्था जो है स्थापित करके समाजवाद और सोवियत रूस के जो है समर्थक बन गए। सोवियत रूस में साम्यवाद की स्थापना के बाद अमेरिका की जो नीति है, जो वैदेशिक नीति है, उसमें व्यापक परिवर्तन हो गया और दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत रूस के प्रति अमेरिकी विदेशी की जो नीति है वो पूर्ण रूपेण कटुमय हो गई, क्योंकि उसने जो है साम्यवाद को अपना शत्रु माना था। इसीलिए साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका ने नाटो सीटो जैसी जो है सैन्य संधि करनी शुरू की, जिसके कारण बहुत सारे जो राष्ट्र हैं उन्होंने अपनी वैदेशिक नीति में बदलाव किया और अमेरिका की छत्र छाया में चले गए। और फिर क्या हो गया, जो दोनों गुट है, मतलब समाजवादी गुट और पूंजीवादी गुट, समाजवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। तो ये जो दोनों गुट हैं इनकी जो वैदेशिक नीति है वो एक दूसरे से बिल्कुल जो है विरोधी हो गई। इसी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप स्वतंत्रता के बाद जो है भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, क्योंकि आज़ादी के बाद वो अपना स्वतंत्र रूप से विकास करना चाहता था, किसी भी गुट के झंझट में पड़ना नहीं चाहता था। इस तरह स्पष्ट होता है कि विदेशी घटनाएं भी किसी राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो चैप्टर है यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर करें। और आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।